नमस्ते बच्चों, क्लास 10th हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, पार्ट 13, जिसमें हमने कुछ एक पेज पढ़ लिया था। आगे आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। उनकी शर्त को मान लिया गया, अर्थात फादर बुल्के जब अपने देश से यहाँ भारत आने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, अर्थात संन्यास लेते समय उन्होंने ये शर्त रखा था, या उनके धर्म में ऐसा था कि जब भी कोई संन्यास लेता है तो उसकी एक इच्छा होती है जो कि पूरी की जाती है। तो उस इच्छा में उन्होंने यही शर्त रखी थी कि मुझे भारत जाना है, अर्थात उनकी इच्छा थी कि मुझे संन्यास लेके फिर यहाँ अपने देश में नहीं रहना बल्कि भारत जाना है। तो वही यहाँ पे बताया गया, उन्होंने बताया कि उन्होंने शर्त रखी थी और उनकी शर्त को मान लिया गया और वो भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9 से 10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए पास किया तथा इलाहाबाद से एमए किया। अर्थात जब वो भारत आए थे तो पहले तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि 2 साल उन्होंने जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच में रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। अर्थात वो क्रिश्चियन थे, अंग्रेज थे, विदेशी थे, तो इसीलिए वो क्या थे कि वो पादरियों के बीच में, अर्थात उन्होंने अपने धर्म से रिलेटेड 2 साल पढ़ाई की थी। पादरी मतलब जो कि उनके धर्म में सबसे ऊंचा होता है, जिसको आचार्य बोला जाता है, तो उसी को पादरी बोलते हैं वो लोग। तो उनके साथ रहकर उन्होंने अपने धर्म से रिलेटेड 2 साल शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद फिर 9 से 10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए पास किया तथा इलाहाबाद से एमए किया। सोचो, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके वहाँ से, और इसके बाद फिर यहाँ पे आके मतलब कि भारत में आके उन्होंने पहले बीए किया, फिर इसके बाद एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध का काम प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया। अब वो बताते हैं कि उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध का काम प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में पूरा किया। अर्थात ये एक अंग्रेज रहते हुए भी यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हिंदी में पीएचडी की थी इन्होंने। इसीलिए इन्होंने पहले बीए किया, एमए किया, इसके बाद फिर क्या किया इन्होंने, पीएचडी की। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, शोध का काम। शोध का काम क्या होता है, वो जो लोग पीएचडी करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो शोध का काम करते हैं, अर्थात खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं वो, तो उसी को पीएचडी बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि हम किसी के अंडर में रह के, जो प्रोफेसर लोग होते हैं विश्वविद्यालय में, तो उनके अंडर में रह के हम 2 साल उनके मतलब उसके सबमिशन में रह के हम अपनी जो हमारी पढ़ाई है, जो पर्टिकुलर हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में हम पूरा शोध करते हैं, अर्थात उसके बारे में अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, तो इसी को फिर पीएचडी बोला जाता है। तो वही वो बता रहे हैं कि उस समय जो धीरेन्द्र वर्मा थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उन्हीं के अंडर में रह के उन्होंने ये शोध का काम किया था, अर्थात उन्होंने पीएचडी की थी। वहाँ से उठो, यहाँ बैठो। इसके बाद फिर 1950 में पूरा किया था, और इसके बाद राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। अर्थात उन्होंने जो शोध का काम किया था, अर्थात जब हम पीएचडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं, ठीक है। तो उस बुक में हमने अपने तरफ से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की, क्या चीज़ हमने पढ़ा, क्या चीज़ समझा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती है। उसका वही रूल ही यही है कि शोध का मतलब हमने खोजबीन करके क्या चीज़ ग्रहण किया है, उसको हमें एक बुक के माध्यम से शो करना होता है। तो वही राइटर बताते हैं कि राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये बुक थी, बुक का नाम था, जिसको इन्होंने शोध के कार्य करते हुए इसको लिखा था। और बताते हैं कि परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, अर्थात जो परिमल उनकी जो गोष्ठी होती थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया इसके पहले वाले पेज पे, कि उनकी एक गोष्ठी होती थी जिसमें जितने भी कवि लोग होते थे वो सारे क्या करते थे, अपने रचनाओं पर डिस्कस किया करते थे वहाँ पे, वो कि हमने ये लिखा है या हमारी ये रचना है, तो उसमें जो कमियाँ होती थी, जो अच्छाइयाँ होती थी, उसको फादर बुल्के क्या करते थे, उसके बारे में वो बताते थे। उसमें हर किसी की रचनाओं के बारे में वहाँ पे चर्चा होती थी। तो वही राइटर बता रहे हैं, अर्थात यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो कि राइटर है, जिन्होंने इसके बारे में लिख रखा है, तो वो बताते हैं कि जब हमारी जो परिमल की जो हमारी सभा होती थी, तो उसमें जो फादर बुल्के ने जो रचना अपने लिख रखी थी, राम कथा उत्पत्ति और विकास, उसको हमने परिमल जैसे अपनी जो हमारी गोष्ठी होती थी उसमें हमने इसको पढ़ा था। और आगे वो बताते हैं कि फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया। अर्थात जो फादर थे उन्होंने क्या किया था, ब्लू बर्ड जो कि हिंदी में था, तो उसको उन्होंने क्या किया,
सॉरी इंग्लिश में था ब्लू बर्ड, तो उसको उन्होंने क्या किया, हिंदी में उसको उसका ट्रांसलेशन कर दिया और उसका क्या नाम रखा, नील पंछी। ठीक है, नील पंछी के नाम से उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो सेंट जेवियर्स जो कि आपको पता है कि वो किसका स्कूल है, क्रिश्चियनों का स्कूल है, ईसाइयों का स्कूल है, तो ये भी वही उसी धर्म से थे, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया था, हिंदी और संस्कृत की शिक्षा ली थी यहाँ पे इन्होंने, तो इसलिए इनको संस्कृत और हिंदी का विभागाध्यक्ष वहाँ पे बनाया गया था। और आगे तथा यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया तथा बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 साल देश में रहकर तथा 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। अब यहाँ पे राइटर बताते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि पहले वहाँ पे वो विभागाध्यक्ष रहे, इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, वहीं पे रहकर उन्होंने हिंदी कोश तैयार किया था। जैसे आपका डिक्शनरी नहीं होता है, तो वैसे उन्होंने जो इंग्लिश के जितने भी वर्ड होते हैं उनको उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि ये इनका जो धर्म था या इनकी जो मदर टंग थी वो क्या थी, इंग्लिश थी। तो जिसकी मदर टंग इंग्लिश होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे आपकी हिंदी है तो आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी होगी, वो तो आपको पता है, खैर आपकी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है ना। तो लेकिन जो मदर टंग होती है उस पर ज़्यादा इंसान की पकड़ होती है। और यहाँ पे आके उन्होंने क्या किया था, हिंदी की शिक्षा ली थी, तो इसलिए इनका ये दोनों ही चीज़ बहुत स्ट्रांग हो गया था। इंग्लिश तो इनकी मदर टंग थी ही थी, बाद में इन्होंने हिंदी की भी शिक्षा ले ली, तो किसी भी चीज़ को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना इनके लिए बहुत ईजी हो गया था। और इनसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये इंग्लिश की पूरी नॉलेज इनको थी और हिंदी में इन्होंने PhD कर ली, तो बस फिर इनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई। तो फिर इसीलिए इन्होंने क्या किया कि हिंदी कोश तैयार किया, एक हिंदी डिक्शनरी, और दूसरा इन्होंने क्या किया, बाइबिल का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। जो इनका अपना धार्मिक ग्रंथ होता है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या होता है, बाइबिल होता है, तो इसका इन्होंने क्या किया, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया ताकि लोग हिंदी में भी इसकी शिक्षा ग्रहण कर सके। अर्थात जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते और धर्म से रिलेटेड चीज़ें को जानना चाहते हैं तो वो इसको पढ़ लेंगे, तो ऐसा इसलिए इन्होंने किया था। और आगे फिर हाँ, और इसके बाद फिर वो बताते हैं कि अनुवाद किया और वहीं बीमार पड़ गए, अर्थात जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे, तो वहीं पे रह के इन्होंने सॉरी देखो यहाँ पे कहाँ पे इन्होंने ये सारे शोध काम किए थे, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में ही इन्होंने BA MA किया था और वहीं पे ही इन्होंने PhD भी की थी। तो PhD करने के बाद फिर वहीं पे ये क्या था कि सेंट जेवियर्स जो स्कूल होता है वहाँ पे विभागाध्यक्ष हो गए थे हिंदी और संस्कृत, तो वहीं पे रह के इन्होंने अपने इन सारे काम को भी किया था, अर्थात हिंदी का कोर्स तैयार किया और बाइबिल का भी अनुवाद किया। और वहीं पे क्या हुआ, ये बीमार पड़ गए और वहाँ पे बीमार पड़ने के बाद फिर ये पटना आए और पटना से फिर कहाँ आए, दिल्ली आए और दिल्ली चले आए और फिर 47 साल देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर फिर इनकी डेथ हो गई, अर्थात ये ख़त्म हो गए। और आगे फिर बताते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह मन से सन्यासी न थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते न थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। तो यहाँ पे राइटर बताया कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी ऐसा लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। तो इनके कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने सन्यास लेने का संकल्प लिया था, वो संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। क्योंकि जो लोग मन से सन्यासी होते हैं वो रिश्ते नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो सन्यासी का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी सांसारिक रिश्ते होते हैं उससे हमें अलग होना होता है, तभी वो सन्यासी का मतलब यही होता है। लेकिन उन्होंने सन्यासी का संकल्प लिया जरूर था, लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे, क्योंकि मन से इतने अच्छे थे कि हर किसी से वो व्यवहार बनाते थे और व्यवहार बनाने के बाद उसको निभाते भी थे। आगे वो बताते हैं कि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते न थे, दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। अर्थात अगर वो किसी से रिश्ता जोड़ते थे तो उसको तोड़ते नहीं थे, और अगर हम 10 साल बाद भी उनसे मिल रहे हैं तो हमें उनके रिश्ते की वही खुशबू पहले भी आती है। जैसे दोस्ती का जो मतलब उनका मिलने का जो जुनून होता था या जो उनका मिठास होती थी एक दोस्ती की, वो जब हम 10 साल भी मिलते थे तब भी उनकी वही बिहेवियर या वही उनका व्यवहार होता था जैसे हम 10 साल पहले मिलते थे। आगे वे जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, सर्दी गर्मी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ऐसा कौन सन्यासी करता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनके सबसे बड़ी चिंता थी। हर मंच पर इसकी तकलीफ बयान करते, उसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। बस इसी एक सवाल पर उनको झुंझलाते देखा है तथा हिंदी वालों
द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उनको पाया है। अर्थात यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब क्या था कि जो फादर बुल्के थे वो क्या उन्होंने बताया कि जब भी वो दिल्ली में आते थे तो उनसे मिल के जाते थे, और इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कौन सन्यासी करता है, अर्थात जो रिश्ता बनाए और 10 साल बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो बिना मिले ना जाए, ऐसा तो बहुत कम ही लोग करते हैं। और आगे उन्होंने बताया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। सोचो, एक विदेशी होके वो हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने के लिए इतने ज़्यादा परेशान थे, और वो बताते हैं कि उनकी ये सबसे बड़ी चिंता थी और हर मंच पर इसकी तकलीफ बयान करते उसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। अकाट्य तर्क का मतलब होता है कि जिसको हम काट नहीं सकते, अर्थात किसी का ऐसा उत्तर जिसको हम काट ना सके, ठीक है, ऐसा तर्क देते थे कि उनके उस उत्तर को कोई काट भी नहीं सकता था कि हाँ हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आगे वो फिर बताते हैं कि और हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उनको पाया। अर्थात जो लोग हिंदी की उपेक्षा का मतलब क्या होता है कि लोग ऐसे लोग थे जो भारत में रह के अर्थात जाहिर सी बात है जो भारतीय है उनकी तो राष्ट्रभाषा ही हिंदी है, उनको तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसका उनको फेवर करना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इंडिया की या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी ही चाहिए क्योंकि हमारी मदर टंग है ये। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते थे, उसकी उपेक्षा करते थे। उपेक्षा करने का मतलब क्या था, उसका विरोध करते थे। जब वो कहते थे ना कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो कुछ लोग हमारे इंडिया के ही लोग थे जो उसका विरोध करते थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस पर उनको बहुत दुख होता था कि ये लोग जिस जगह पे रहते हैं और जो इनकी अपनी मदर टंग है, जो इनकी मातृभाषा है, उसको भी ये राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे वो हमेशा बहुत दुख प्रकट करते थे।